सेशन तक हमने क्लासेस के हवाले से बड़ा काम किया। एक्चुअली जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम अपने वर्क को परफॉर्म करना शुरू करते हैं, वो क्लास से ही स्टार्ट होती है। तो क्लासेस के हवाले से हम जानते हैं क्लास क्या है, किस तरह से उसके अंदर मेथड्स या फंक्शन बन रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, चीज़ों को कॉल करना। इसी तरह से सी शार्प के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो मुमकिन है कि आपने वहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ा हो, जो कि एक हेट्रोजीनियस फॉर्म ऑफ डेटा होता है। जिस तरह से एरे एक होमोजीनियस फॉर्म है, स्ट्रक्चर एक हेट्रोजीनियस फॉर्म ऑफ डेटा होता है, जिसका मतलब ये है कि आप एक स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को इनिशियलाइज एंड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि स्ट्रक्चर सी शार्प में क्या है, और फिर स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्लास और स्ट्रक्चर के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, so a structure in C sharp is simply a composite data type consisting of a number element of other types। यानी इसके अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को फॉर्म कर सकते हैं, कंपोजिट कर सकते हैं। A C sharp structure is a value type and the instance or object of a structure are created in stack। ठीक है, स्टैक एक मेथड है मेमोरी को स्टोर करने का, जो कि नॉर्मली इंटरनली वर्क कर रहा होता है आपके कंपाइलर के अंदर, जिसमें सम टाइम डेटा हीप के फॉर्म पर सेव होता है, सम टाइम स्टैक के फॉर्म पर सेव होता है। खैर, हम इसके हवाले से अभी हम तफसीलन बात नहीं कर सकते, हम स्ट्रक्चर पे हमारा फोकस है। तो स्ट्रक्चर एक वैल्यू डेटा टाइप्स है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है वो स्टैक पर क्रिएट होता है। The structure in C sharp can contain field, method, constants, constructor, properties, indexer, operators and even other structure types। यानी C sharp के अंदर जब आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनके अंदर आप कांस्टेंट बना सकते हैं, फील्ड बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो आप इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप जिस तरह से क्लासेस के अंदर जो चीज़ें बनाते हैं वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। स्ट्रक्ट आर मेनली यूजफुल टू होल्ड स्मॉल डेटा वैल्यूज। जब आपके पास एक स्मॉल डेटा वैल्यूज होती हैं तो उसके लिए आप क्लास का इंतखाब नहीं करते, बल्कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ए स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड यूजिंग अ स्ट्रक्ट ऑपरेटर। इट कैन कंटेन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रेंट, फील्ड, मेथड, प्रॉपर्टीज, इंडेक्सर, ऑपरेटर, इवन एंड नेस्टेड टाइप। जब आप सिंपल एक स्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्दो हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए हम एक मेथड फॉर्म करेंगे। ऑल्दो हम डिफरेंस पे जब जाएंगे तो वहाँ पर और भी बेहतर तरीके से ये बात समझेंगे कि एक्चुअली हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बना सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर डेफिनेशन पे लिखा हुआ है कि ये क्लास से मैच कर रहा था, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टर स्मॉल डेटा वैल्यू के लिए क्यों बनाई जा रही है और ये किस तरह से फॉर्म होती है। लेट्स सी। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो स्ट्रक्चर के नाम से एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक क्लास की तरह, जिस तरह से अभी हमने डेफिनेशन पे भी देखा कि इसकी वर्किंग, इसके अंदर जो जो चीज़ें बन रही हैं, यानी इंडेक्सर, मेथड, कांस्टेंट, तो वो चीज़ें हम किसके अंदर भी बनाते हैं, क्लास के अंदर भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वर्किंग एज लाइक क्लास है, लेकिन ये खुद एक क्लास नहीं है। लिहाजा इसे बनाने के लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्ट, और उसके बाद आप उसका नाम रखें। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम ए रखा और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी ओपन क्लोज कर दी। मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, पब्लिक इंटीजर आईडी, सिमिलरली पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ओके, क्योंकि अब मैं इस वक्त स्ट्रक्ट के अंदर मौजूद हूँ और अब मैं कोशिश करने लगा हूँ कि मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँ। तो आप देख रहे हो कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की मैंने कोशिश की है स्ट्रक्ट के अंदर, और यही तरीका होता है कंस्ट्रक्टर बनाने का जो डिफॉल्ट होता है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और जो क्लास या स्ट्रक्ट का नाम होता है वही इसका भी नाम है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सप्लिसिट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कैन नॉट कंटेन, और इसी तरह ये चीज़ इस चीज़ को कंटेन नहीं कर सकती, लिहाजा मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। तो स्ट्रक्ट की पहली डेफिनेशन के मुताबिक ये एक हेट्रोजीनियस फॉर्म ऑफ डेटा होने चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज मौजूद है। अब इन वैल्यूज को आप चाहें तो ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल कर सकते हैं। लिहाजा मैं अपने मेन मेथड पर आता हूं और ए के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ए के नाम से ऑब्जेक्ट यहां पर फॉर्म हो चुका है, और उसके बाद मैं obj डॉट प्रेस करके अपनी दोनों वैल्यूज को यहां पर कॉल कर सकता हूं। जिस तरह से मैं क्लास से कॉल करता था, तो मैंने आईडी को कॉल कर ली, इसकी एक वैल्यू असाइन कर दी, और इसी तरह obj डॉट नेम, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा पे मैंने फाद लिख दिया।
इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मुझे console.writeline का सहारा लेना होगा। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो इसके अंदर भी इस तरह से console.writeline पे ये चीज़ें लिख सकता हूँ, जो मैंने सेपरेटली लिखा था वही मैंने कर दिया है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर इनक्लोज कर देते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमारा वो काम हो गया जिस तरह से हम क्लास बेस पे किया करते थे। लेट्स सी, कंट्रोल F5 टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वर्किंग एक क्लास में हुआ करती थी, स्ट्रक्चर में भी वैसे ही हो रही है इन टर्म ऑफ हेट्रोजीनियस। तो क्या आप इस स्ट्रक्चर के अंदर मेथड भी बना सकते हैं जिस तरह से आप क्लास में बनाते थे? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ पब्लिक वॉइड फंक्शन ए, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, console.writeline फंक्शन ए इन स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रोल एस कॉल करते हैं इस स्ट्रक्चर मेथड को, obj डॉट फंक्शन ए। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, जूम आउट, कंट्रोल F5। आप देख रहे हैं कि फंक्शन भी हमारा वैसे ही कॉल हो गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या तरीका है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं किस तरह से इस मेंबर्स वेरिएबल को एज लाइक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ? क्या तरीका होगा? तो क्या मैं जो काम एक कंस्ट्रक्टर के जरिए से करता था, मैं एक मेथड के जरिए से भी कर सकता हूँ वो काम? लेकिन नुकसान ये होगा, या वो चीज़ हम तरतीब नहीं कर सकेंगे जो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करते वक्त करते थे। ठीक है, ये सिर्फ नुकसान होगा यहाँ पर। लिहाजा इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ यहाँ पर, पब्लिक वॉइड, और इसका नाम रख दिया मैंने कॉल। कॉल के अंदर मैंने एक इंटीजर आईडी बनाया और इसी तरह एक स्ट्रिंग नेम बनाया। दोनों के नाम सेम रखें। तो आपको पता होगा इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, id इक्वल टू id, और इसी तरह दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। आप देख रहे हो कि इस वक्त मैंने कॉल मेथड के अंदर एज लाइक पैरामीटर वर्किंग की है, और जब तक मैं इन दो पैरामीटर की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर नहीं दूंगा, मैं किसी दूसरे पैरामीटर के अंदर आईडी और नेम को प्रिंट नहीं करवा सकता। लिहाजा अब मैं चाहता हूं कि फंक्शन ए के अंदर आईडी और नेम की वैल्यू प्रिंट हो जब मैं इस फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर दूं। लिहाजा अब मैं यहां पर लिखता हूं आईडी, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं जिस तरह से मैंने लिखा है, और इसी तरह मैं यहां पे लिख देता हूं नेम। आपको याद होगा जब हमने क्लासेस पे काम शुरू किया था तो हम कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया करते थे कि हम वैल्यू को ऑब्जेक्ट बेस इनिशियलाइज कर सके, और इनिशियलाइज करने के बाद जिस मेथड पे उसे प्रिंट करवाना चाहते थे वहां पर डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख लिया करते थे। लेकिन अब बात ये हो रही है कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है बल्कि एक मेथड है। लिहाजा पहले मैं इस मेथड को कॉल करके इन दोनों की वैल्यूज बताऊंगा, उसके बाद ही मैं इस फंक्शन ए को कॉल करके इन दोनों की वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूं। लिहाजा इसके लिए जो हमारा जो रेस्ट ऑफ दी वर्क था मैं इसे कमेंट करता हूं, और उसके बाद सबसे पहले जिस फंक्शन को या मेथड को हम कॉल करने लगे हैं उसका नाम है कॉल। और कॉल को जैसे मैंने ओपन ब्रैकेट किया तो आप देख रहे हो वो दो इंटेलिजेंस में दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 12 कॉमा स्ट्रिंग नेम, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद obj डॉट फंक्शन ए। अब जब मैं इस फंक्शन ए को कॉल करूंगा तो ये दोनों नेम जो मैंने कॉल के अंदर दिया है वो चीजें क्या हो चुकी हैं, कॉल हो चुकी हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर असाइन हो चुकी हैं, इनकी वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। लेट्स सी, कंट्रोल F5 टू एग्जीक्यूट, एंड हियर इट इज बोथ वैल्यू। तो ओवरऑल इस सेशन के अंदर सबसे हमने पहले देखा कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या चीज है। स्ट्रक्चर एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, C# के अंदर, जिसके जरिए से आप हेट्रोजीनियस फॉर्म ऑफ डेटा परफॉर्म करते हैं। इसकी वर्किंग एज लाइक सिमिलर क्लास होती है, लेकिन ये खुद एक क्लास नहीं है, ठीक है, क्लास नहीं है। तो यही वजह है कि हम इसके अंदर क्या नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। इसी तरह आप इस स्ट्रक्चर को किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते, ऑल्दो जो इनके डिफरेंसेस हैं अपकमिंग सेशन पे देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर हमें जो बात समझनी थी वो ये थी कि जब स्मॉल काइंड ऑफ डेटा होता है तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मेंबर बनाए। इसी तरह से आप मेथड बना सकते हैं और उस बिल्कुल क्लास लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी आप उसे वैसे ही वर्किंग ले सकते हैं जिस तरह से आप क्लास की लेते हैं। ऑल्दो स्ट्रक्चर और क्लास के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन डिफरेंस को हम अपकमिंग सेशन पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली स्ट्रक्चर का स्कोप और उसकी वर्किंग क्या है, और क्लास जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका स्ट्रक्चर और स्कोप क्या है।